हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, जिसमें 7 तरह के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट शेप टेस्ट, सेकंड क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, थर्ड वाटर एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ है टफनेस टेस्ट, फिफ्थ हार्डनेस टेस्ट, सिक्स साउंडनेस टेस्ट, और सेवन्थ प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सोल्ट्स। जिसमें कि जो मैंने आपको ये रेड लाइन मार्क की हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी अब तक क्वेश्चन आए नहीं है, तो ज़्यादा आपको जो रेड लाइन मार्क की हुई है मेरे नोट्स में, इनको ज़्यादा याद रखना है। बाकी को आप फिर भी एक बार भूल सकते हो अगर आप चाहो तो, वैसे तो भूलना तो कुछ भी नहीं है, पर आपको ये ज़्यादा याद रखना है। तो फर्स्ट देखते हैं शेप टेस्ट से। शेप टेस्ट में क्या करते हैं, 20 ब्रिक्स आर रेंडमली सेलेक्टेड ऑफ स्टैंडर्ड साइज 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड साइज होता है जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। फॉर अ गुड क्वालिटी ब्रिक द रिजल्ट शुड बी इन द फॉलोइंग लिमिट्स, के मतलब अगर अच्छी ब्रिक होगी तो लिमिट इसके अंदर आनी चाहिए। क्या, जैसे हमने मान लो 20 ब्रिक्स को लगाया ऐसे लेंथ वाइज, फर्स्ट लेंथ के लिए, तो लेंथ वाइज ऐसे लगाया हमने ब्रिक्स को, तो जो उसकी रेंज है वो 368 से 392 सेंटीमीटर के बीच में आनी चाहिए, और विड्थ में 174 से 186, हाइट में 174 से 186। तो ये आपको ये वाली टर्म्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद वैसी हो जाएंगी, आपको रेंज पता चल जाएगी। आपको कैसे याद होंगी ये देखो, आप जब आपको स्टैंडर्ड साइज़ अगर ब्रिक का पता है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है 19 इंटू 99 सेंटीमीटर, अब 20 ब्रिक्स रखेंगे तो आपको उस चीज़ को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। 19 इंटू 20 380 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 ब्रिक्स रखी हैं और ये लेंथ है इसकी 19 सेंटीमीटर ब्रिक्स की लेंथ है। तो लेंथ चेक करने के लिए हम क्या रखेंगे, 19 सेंटीमीटर इंटू 20 करेंगे, जो आया 380 सेंटीमीटर। अब 380 सेंटीमीटर में रेंज में क्या करना है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको 12 सेंटीमीटर प्लस माइनस मतलब आगे पीछे ले देना है, कि मतलब 3 से अगर 12 प्लस करेंगे 392 सेंटीमीटर ये आ गया देखो, और 380 से 12 माइनस करेंगे तो 368 ये आ गया। तो मतलब हम प्लस माइनस इतना उसको में हम छोड़ सकते हैं एरर 12 सेंटीमीटर का। और ऐसी विड्थ के लिए है, ऐसी हाइट के लिए, क्योंकि 9 सेंटीमीटर 9 इंटू 20 180 सेंटीमीटर, 9 इंटू 20 180 सेंटीमीटर। और इसमें हम जो देखेंगे एरर वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए हमारा। अगर इसके अंदर रेंज आती है तो वो गुड ब्रिक है, गुड क्वालिटी ब्रिक। और अगर नहीं आती है आपकी, जैसे मान लो 13 सेंटीमीटर आ गई रेंज, जैसे 380 से 392 की जगह 393 आ गई या 395 सेंटीमीटर आ गई लेंथ, तो इसका मतलब उसमें जो ब्रिक है वो गुड क्वालिटी ब्रिक नहीं है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे हम अपनी ब्रिक्स को लगाते हैं जब हम टेस्ट करते हैं कि हमारी ब्रिक्स की जो लेंथ विड्थ और हाइट है, मतलब हाइट है वो सही है या नहीं, ताकि इससे हम पता लग सके कि हाँ हमारी ब्रिक्स जो है वो यूज़ करने लायक भी है या नहीं, या फिर ऐसी क्वालिटी की गुड क्वालिटी ब्रिक्स ही ना मिली हुई हमें। तो हम उनकी लेंथ चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम उनके लेक्चर के लिए ऐसे ऐसे ब्रिक्स को लगाते हैं लाइन से, और ये होंगी 20, 1 से लेके ये होगी 20 तक होगी, मतलब ये 1 2 3, फिर बीच में भी 4 5 6 ऐसे कुछ, फिर 18 19 20 ऐसे लाइन से लगी होंगी। फिर हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे ऐसे पूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक, टेप से या ऐसे किसी से भी मेजरिंग टेप से इसको मेजर करेंगे। फिर वो जो लेंथ है हमारी वो 20 जो ईंट की जो लेंथ होती है उसके रेंज जो हमारी है, जो हमने प्लस माइनस देखी है प्लस माइनस 12, उसके अंदर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर है तो हमारी लेंथ ठीक है, और अगर उसके बाहर है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्रिक्स को। इसका मतलब हमारी ब्रिक्स की शेप जो है वो ठीक नहीं है। ऐसे अगर हमें उसकी विड्थ चेक करनी हो तो ऐसे लगाएंगे हम ब्रिक को विड्थ वाइज, ताकि हमें विड्थ जो एक ब्रिक्स की ऐसे हम 20 को लगाएंगे, दूसरी तीसरी बीच में ऐसे ही, तो इससे हमें विड्थ का अंदाज़ा हो जाएगा। और ऐसे हमें हाइट का अंदाज़ा हो जाएगा, जो हमारी ये यहाँ पे हाइट हो जाएगी ये कितनी है, इसको मेजर कर लेंगे जब, तो ये ऐसे हाइट का और ऐसे विड्थ का। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम मशीन से वो करते हैं मेजर। एक मशीन होती है ऐसे, 2 हैमर टाइप होते हैं, उनके बीच में हम यहाँ पे ब्रिक को रख देते हैं ऐसे, ऊपर से मशीन प्रेस करती है इस ब्रिक पे, और फिर उसके अंदर एक डिजिटल मीटर होता है, वो हमको रीडिंग दे देता है कि उसने कितना फोर्स लगाया जब ब्रिक ब्रेक हो गई। जब ब्रिक ब्रेक होती है वो हम रीडिंग उसमें नोट देख लेते हैं कि रीडिंग क्या आई है। जो भी रीडिंग आती है हमारी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इससे हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाती है ब्रिक की। तो इसमें एक नोट है जो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आए हुए हैं क्वेश्चन।
कि फर्स्ट क्लास ब्रिक में कभी भी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी सेकंड क्लास ब्रिक के लिए 7.5 है और थर्ड क्लास के लिए 3.5 है। इससे ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो जाए, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो इससे कम है तो वो उस क्लास की ब्रिक नहीं होगी। जैसे मान लो 10 से कम है, 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो वो फर्स्ट क्लास नहीं कहलाएगी, वो सेकंड क्लास ब्रिक कहलाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सो मिनिमम 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड मैक्सिमम 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर एक्सेप्ट फॉर ओवरबर्न ब्रिक्स जैसे 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें यह बताया हुआ है कि सबसे मिनिमम 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, जो कि हमारा थर्ड क्लास ब्रिक का है स्ट्रेंथ, जो हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है। और मैक्सिमम 35 न्यूटन है, वो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की होती है मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम 10 है पर इसकी मैक्सिमम 35 होती है, ये भी आपको याद रखना है। और एक्सेप्ट मतलब एक रेयर केस होता है कि ओवरबर्न जो ब्रिक होती हैं, जो आपको जिसको हम फोर्थ क्लास भी बोलते हैं, उसकी कभी कभार क्रशिंग स्ट्रेंथ जो टेस्ट है, मतलब जो स्ट्रेंथ है, वो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाती है। कभी कभार वो ब्रिक्स इतनी स्ट्रेंथ शो कर देती हैं क्योंकि वो ज़्यादा जली होती हैं या पकी होती हैं ज़्यादा, तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है। देखिए दोस्तों, ये है हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ मशीन, जो ये है, ये मशीन है हमारी, ये जो हमारी मशीन है, इसके बीच में हमने यहाँ पे ब्रिक्स रखी हुई है, मतलब एक ब्रिक रखी हुई है। इसलिए रखी हुई क्योंकि जब ये मशीन यहाँ से दोनों साइड से कंप्रेस करना शुरू करेगी, ये तो चलो फिक्स्ड है, एरिया फिक्स्ड होगा इसका एक साइड से, दूसरी साइड से जब ये कंप्रेस करना शुरू करेंगे इसको, इससे हमें पता लग जाएगा कि एक साइड में मीटर होगा, उसमें वो अपने आप रिकॉर्ड, ये मतलब रीडिंग्स दिखा देगा कि किस वैल्यू पे ये जो ब्रिक्स है हमारी, ये ब्रिक है हमारी, वो टूट जाएगी। बस वही उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। बस ये तो बहुत इजी सा टेस्ट होता है। इसमें यही करते हैं, हम ब्रिक को बीच में रखते हैं और एक साइड से इसको प्रेस करते हैं, करवाते हैं, मतलब मशीन को ऑन करते हैं, वो मशीन अपने आप आपको रीडिंग दे देती है कि कितने न्यूटन पर mm स्क्वायर या जो भी उसकी यूनिट होगी उसमें ये ब्रिक फेल हो गई। बस वही उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हम एक दिन के लिए ब्रिक्स को पानी में डुबो के रखेंगे। या तो हम एक बकेट लेंगे, एक हमने बकेट ली, इसके अंदर हमने ब्रिक्स को रख दिया ऐसे, यहाँ तक पानी है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हम ब्रिक को निकालेंगे और वेट करेंगे इसका, इस पर वेट करेंगे, वेट वाले इस मीटर पे या वेइंग मशीन पे। उसके बाद हम देखेंगे वेट कितना आ रहा है। पहले हम ड्राई वेट ले लेंगे भिगोने से पहले ब्रिक का, उसके बाद इसको एक दिन भीगने के बाद इसका वेट वेट लेंगे कि ब्रिक का कितना आ रहा है। तो जो इसके अंदर हमारी जो लिमिट्स हैं वो ये हैं कि जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसके अंदर 20% ऑफ ड्राई वेट, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पानी है तो वो सेकंड क्लास में आ जाएगा ऐसे 22.5%। फिर अगर 22.5% से भी ज़्यादा पानी है तो हमारा थर्ड क्लास में आ जाएगा, थर्ड क्लास। और इससे भी ज़्यादा पानी है तो फिर वो थर्ड क्लास में नीचे फोर्थ क्लास में आ जाएगा। फिर वो ब्रिक अच्छी नहीं है, उसको यूज़ ही नहीं करना है। गुड क्वालिटी ब्रिक जो हमारी होती है उसके अंदर दो आती हैं, कंफ्यूज मत होना। गुड क्वालिटी ब्रिक का मतलब है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक और सेकंड क्लास ब्रिक, जो ये दो टाइप की ब्रिक होती हैं, ये गुड ब्रिक्स के अंदर आती हैं। गुड ब्रिक अगर कोई बोले तो इसका मतलब यही है, ये नहीं है गुड ब्रिक का मतलब सिर्फ फर्स्ट क्लास समझो आप। गुड ब्रिक का मतलब ये होता है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों को मिला के गुड ब्रिक बोली जाती है। एक अच्छी ईंट, अव्वल जिसको भी बोलते हैं हिंदी में। अगला देखते हैं, अगला हमारा टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम, फॉलिंग ऑफ ब्रिक फ्रॉम 1 मीटर हाइट ऑन हार्ड सरफेस शुड नॉट फेल। कि अगर हम 1 मीटर हाइट से उस ब्रिक को गिरा कर देखेंगे, अगर वो टूट गई तो वो टफनेस टेस्ट में हमारा फेल हो गई। और अगर नहीं टूटी तो ब्रिक हमारी टफ़ है और ठीक है यूज़ करने के लिए, अच्छी है मतलब। नेक्स्ट है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट के अंदर क्या है हमारा, स्क्रैच ऑन ब्रिक सरफेस विद फिंगर नेल, नो इम्प्रेशन शुड बी देयर। इसका मतलब ये है कि हम ब्रिक्स पे फिंगर नेल मतलब अपने हाथों से निशान मार के या फिर स्क्रैच मार के देखेंगे। अगर स्क्रैच आ रहा है तो वो हार्डनेस टेस्ट में फेल हो जाएगी, और अगर स्क्रैच नहीं आ रहा है तो वो हार्डनेस टेस्ट में पास हो जाएगी, वो अच्छी ब्रिक है। नो इम्प्रेशन शुड बी देयर, इसका मतलब वहाँ पे कोई निशान नहीं होना चाहिए। 6th है हमारा साउंडनेस टेस्ट। व्हेन 2 ब्रिक्स आर स्टक टुगेदर मेटेलिक साउंड शुड कम। ये मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में डिफरेंस बताया था तब भी आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसके अंदर मेटेलिक साउंड आती है, और सेकंड क्लास ऐसे सब के जो साउंड है मैंने बताया था आपको। तो सबसे अच्छी ब्रिक वही होती है, अव्वल ब्रिक जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो वही होती है जिसके अंदर मेटेलिक साउंड आए। जब हम उसको दोनों को बजा के देखें या फिर दोनों को
टकराए आपस में ब्रिक को, दो ब्रिक को, तो मेटेलिक साउंड आनी चाहिए, उस वो अच्छी ब्रिक होती है। 7th प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स के अंदर, उसके अंदर कोई भी सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए ज़्यादा। तो ज़्यादा मतलब क्या है, ज़्यादा का मतलब है 10% से अगर ज़्यादा है तो वो है स्लाइट एफ्लोरेसेंस। 10% ज़्यादा नहीं, 10% तक। अगर हम इसमें क्या करते हैं, ब्रिक इमर्ज इन वाटर फॉर अ डे, एब्सेंस ऑफ ग्रे एंड वाइट पैचेज ऑन ब्रिक सरफेस, देन एब्सेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स, कि अगर उसके अंदर कोई भी वाइट या पैचेज नहीं है ब्रिक्स के अंदर, हमने ब्रिक डुबोई पानी के अंदर, उसको हमने बाहर निकाला, उसके बाद उसके अंदर ऐसे 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 वाइट पैचेज अगर नहीं आए, कुछ कहीं पे ऐसे ऐसे जैसे नमक सा ऊपर आ जाता है, सोल्यूबल सॉल्ट्स ऊपर आ जाते हैं पानी में डूबने के बाद, ब्रिक्स के ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, तो अगर कोई भी कुछ भी वाइट पैचेस नहीं है उसके अंदर तो वो सबसे अच्छी ब्रिक है। और अगर उसके अंदर 10% आए तो वो स्लाइट एफ्लोरेसेंस है, अगर 10 से 50% आए तो मॉडरेट है, और 50% से भी ज़्यादा अगर उसके अंदर वाइट ऊपर वाइट मतलब ऊपर वाइट पैचेस आ गए तो वो हाई एफ्लोरेसेंस है उसके अंदर। ये रेंज है, ये आपको इतनी ज़रूरी तो नहीं है, पर हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए मन में या दिमाग में कि इतने तक एफ्लोरेसेंस चल जाती है या नहीं। तो आपकी जो स्लाइड एफ्लोरेसेंस है 10% तक वो चल जाती है ब्रिक्स के अंदर, वो गुड ब्रिक की में मानी जाती है आपकी। लेकिन इसके बाद जो ये मॉडरेट और हाई वाली है 10 से 50%, 50% ज़्यादा एफ्लोरेसेंस, फिर वो गुड ब्रिक में नहीं आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे शेप ऑफ ब्रिक्स। तो डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं, बहुत टाइप की शेप्स होती हैं जो हमारी यूज़ होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो पेपर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शेप्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और उनका आइडिया, उनको एक आपका आइडिया हो जाए इसके लिए मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा वो शेप कैसी होती हैं। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी की हुई है नोट्स में, अगर आप नोट्स देखेंगे ये पढ़ने के बाद तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये शेप कैसी होती है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो हमारी है वो है बुलनोज ब्रिक। बुलनोज ब्रिक, बुलनोज ब्रिक कैसी होती है, देखिए ये नीचे देखिए मैंने सारी ब्रिक्स आपकी बनाई हुई हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट या फिर अगर आप मेरे नोट्स दोबारा देखेंगे डाउनलोड किए हैं तो आपको पता लग जाएगा। बुलनोज ब्रिक ऐसी होती है जिसका एक साइड, ये जो एक कॉर्नर है, बुलनोज ब्रिक ये होती है जिसका जो एक कॉर्नर है, जैसे ये वाला कॉर्नर है या फिर दूसरा कॉर्नर भी हो सकता है, तो कोई भी एक कॉर्नर कर्व्ड हो, जैसे ये ब्रिक है तो इसको ऐसे स्ट्रेट आने की जगह यहाँ से एक कॉर्नर से कर्व्ड होना चाहिए, यहाँ से कोई भी एक कॉर्नर अगर कर्व्ड होगा तो वो ब्रिक होगी बुलनोज ब्रिक। अगर उसके दोनों कॉर्नर कर्व्ड होंगे ऐसे, ये जो आगे ऐसे बना हुआ था ये ऐसे, तो वो होगी काउनोज ब्रिक। या तो वो कॉर्नर ऐसे लेंथ वाइज कर्व्ड होने चाहिए, हो सकते हैं, या फिर ऐसे विड्थ वाइज भी कर्व्ड हो सकते हैं। कोई भी अगर दो कॉर्नर कर्व है तो वो होगी काउनोज ब्रिक। डबल कैंट, कैंट का मतलब है एक साइड स्ट्रेट कटी हो ब्रिक की, जैसे ये वाली ब्रिक को देखो आप, इसकी एक कटी हुई है, इसकी दोनों कटी हुई हैं साइड ऐसे, तो ये डबल कैंट हो गया। सिंगल कैंट ये होगा क्योंकि इसमें एक है, डबल मतलब इसमें दो है, दो साइड से ब्रिक कटी हुई थी ऐसे, ये आई यहाँ से आई, यहाँ से आई, ये आई, ये आई, तो ऊपर से ऐसे दिखेगी कुछ, और ढंग से बना देता हूँ और आपको पता चल जाएगा। ये ब्रिक ऊपर से देखेंगे आप तो ऐसी, ये कटी हुई यहाँ से, फिर सीधी चली, फिर यहाँ से कटी हुई है, फिर ऐसे, तो ये दो कटी हुई है, तो ये डबल कैंट है। और एक साइड से कटी हो सिर्फ, बाकी दूसरी सीधी हो ऐसे, सिर्फ एक साइड से कटी हो तो वो सिंगल कैंट है। होलो ब्रिक, होलो ब्रिक मतलब जिसके अंदर ये छेद हो या फिर स्पेस हो जिसके अंदर हम सीमेंट डाल सकें और अच्छी बॉन्डिंग हो सके, वो होलो ब्रिक होती है। कोपिंग ब्रिक्स, कोपिंग ब्रिक्स होती हैं जो हम अपनी बाउंड्री जो वॉल होती है, जो भी अच्छे हम, या फिर घरों की जो वॉल होती है जिसमें हमको अच्छे से कुछ देखने में अच्छी लगती हो ब्रिक्स, या जब हमारी वॉल्स एस्थेटिकली अच्छी लगे, उसके लिए हम जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं वो होती हैं कोपिंग ब्रिक्स। जिसमें फर्स्ट टाइप है कैम्फर्ड ब्रिक्स। कैम्फर्ड की शेप देख रही है आपको, दिख रही होगी कुछ ऐसी है, ये सबसे ऊपर लगती है टॉप पे। पूरी जब वॉल बन जाएगी तो उसके टॉप पे लगेंगी, नीचे इसके वॉल होगी पूरी, उसमें ब्रिक्स लगी होंगी ऐसे 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 लगी होंगी ब्रिक्स, पर सबसे ऊपर ये वाली ब्रिक लगेगी ऐसे, जिसकी शेप ऐसी होगी, वो होगी कैम्फर्ड ब्रिक। जिसकी शेप ऐसी होगी राउंडेड या हाफ सर्कल बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हाफ राउंड ब्रिक,
और जिसकी ऐसी ट्रायंगुलर शेप होगी उसको बोलेंगे सैडल बैक ब्रिक। तो परफोरेटेड ब्रिक होती है जिसके अंदर ऐसे परफोरेशंस होते हैं, परफोरेशन मतलब ऐसे छेद होते हैं छोटे 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 छोटे। ये भी लाइट ब्रिक होती हैं और मतलब जब भी हमारा मास वर्क होता है उसके लिए यूज़ होती हैं। इनको मैं बता दूंगा किस किस के लिए यूज़ होती हैं। अभी पहले आप ब्रिक्स की वो देख लीजिए कि शेप कौन कौन सी है। थर्ड है, ये सेकंड लास्ट है हमारी कर्व्ड ब्रिक। कर्व्ड दिख ही रही है आपको, कर्व्ड है। और लास्ट है हमारी चैनल ब्रिक। चैनल ब्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चैनल की शेप में है, इसमें से पानी फ्लो करता है, ड्रेनेज के लिए यूज़ होती है। यहाँ से पानी फ्लो करेगा ऐसे, ये दिख रहा है ना आपको चैनल साइड, इसमें ये ग्रूव दिया हुआ है ताकि यहाँ से पानी फ्लो कर सके। ड्रेनेज के लिए ब्रिक्स यूज़ होती है। ऐसी ब्रिक्स को हम लाइन से लगाएंगे, ऐसे लाइन से ये लगेंगी ऐसे पीछे तक ऐसे, और इसमें ऐसे ग्रूव होंगे ऐसे जिसमें से पानी फ्लो कर सके। तो ये चैनल ब्रिक होती हैं। अब हम देखते हैं इनका काम क्या क्या होता है। एक बार इनके बारे में पढ़ लेते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ताकि हमको याद रहे। बुल नोज ब्रिक मोल्डेड विद राउंडेड एंगल एंड यूज फॉर राउंडेड क्वीन कनेक्शन एट अ टर्न ऑफ वॉल इज कॉल्ड क्वीन। में ये जो राउंडेड एंगल है इसको बोला इसने, तो इसको बोलते हैं बुल नोज ब्रिक। और ये ज़्यादातर जो हमारी वो राउंडेड क्वीन का मतलब होता है जो हमारा जो वॉल का कॉर्नर होता है हमारा, या जो लास्ट होता है बिल्कुल एंड वॉल का, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी वॉल आई ऐसे, कोई हमारी वॉल है तो उसका जो ये लास्ट होगा, लास्ट हिस्सा होगा, यहाँ पे हम ऐसी ब्रिक को यूज़ करते हैं तो जो ऐसी जो राउंडेड हो तो हमको राउंडेड ही वो मिलेगा। यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे, तो इसलिए यूज़ होती है बुल नोज ब्रिक। आपकी मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर में। काउ नोज ब्रिक जिसमें डबल बुल नोज हो उसको काउ नोज बोलते हैं। डबल बुल नोज को मतलब उसके अंदर डबल वो मतलब 2 बार ऐसे कर्व्ड एजेस हो उसके, तो वो होगी काउ नोज ब्रिक। देखिए दोस्तों, ये हमारी बुल नोज ब्रिक जिसका एक साइड आपको दिख रहा है कर्व्ड है, तभी ये कॉर्नर्स पे यूज़ होती है। जितने ब्रिक्स की वॉल होती है उनकी कॉर्नर पे यूज़ होती है ताकि जो हमारी वॉल है उसको एक अच्छा लुक भी मिल सके एस्थेटिकली भी, और सेफ भी रहे, ताकि कॉर्नर्स तो जल्दी लग भी जाते हैं किसी को, मतलब वैसे अगर एजेस थोड़े वैसे हो, और अगर कर्व्ड हो एजेस तो वो सेफ भी रहता है। देखिए दोस्तों, ये हमारी काउ नोज ब्रिक जो बुल नोज से, जिसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि बुल नोज में जो हमारा एक कॉर्नर था वो कर्व्ड था और इसमें 2 कॉर्नर होंगे वो कर्व्ड होंगे। वॉल में देखिए इसका कुछ ऐसा यूज़ होगा कि इसको हम कॉर्नर्स पे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी एस्थेटिकली वॉल जो है हमारे देखने में अच्छी लगे, मतलब जो हमारी वॉल है। देखिए दोस्तों, ये हमारी काउ नोज की सेकंड टाइप है जिसमें आप सिर्फ ये साइड में जो कॉर्नर पे वॉल है इसको देखिए। सिर्फ इसमें आपको दिख रहा है ये जो ब्रिक है इसमें लेंथ वाइज 2 कॉर्नर जो हमारे वो कर्व्ड है, और इसको कैसे कॉर्नर पे यूज़ किया हुआ है। वो हमारी जो सिंगल हाफ ब्रिक वॉल थी उसके लिए यूज़ था उसका, जो हमारी काउ नोज में फर्स्ट टाइप थी। और जो सेकंड टाइप है इसका हमारा जो हमारी पूरी फुल जो ब्रिक वो होगी वॉल थिकनेस वाली वॉल, उसमें यूज़ होगा। बस इतना ही फ़र्क है क्योंकि 2 टाइप की काउ नोज हमारी जो चैनल शेप में वो ऐसे जिसमें से पानी पास कर सके, यहाँ से पानी पास करेगा ऐसे। मैंने साइड व्यू दिखाया है क्रॉस सेक्शन ब्रिक का, ऐसे उसको देखेंगे बड़ी शेप में तो ऐसे दिखेगा कुछ, पीछे तक अगर ये जाएंगे तो ऐसे। तो इसमें पानी है यहाँ पे, इतना पानी आ रहा है यहाँ पे, दिखा आपको मैं लाइट करके भी दिखाता हूँ थोड़ा। ये पानी आ रहा है यहाँ से, तो ये होगी चैनल ब्रिक हमारी। ये हमारी चैनल ब्रिक जैसे कि आपको दिख रही है, ये होगी हमारी चैनल ब्रिक। ऐसे ब्रिक्स को हम लाइन से लगाएंगे, ऐसे लगाई हुई है हमने लाइन से, तो ये ड्रेनेज का काम करेगी। इसमें से जो पानी है वो अच्छे से फ्लो करेगा, इसलिए ये हमेशा कॉर्नर्स पे लगी होती है, मतलब साइड में लगी होंगी। कोई भी पेमेंट होगी उसके दोनों साइड में या एक साइड में लगी होंगी ऐसे, ताकि इसमें से जो हमारे ड्रेनेज का है उसका पर्पस हो सके, ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज़ होंगी बस ये। तो ये भी सिंपल है, आपको ये भी याद हो जाएगी। चैनल में वैसे भी चैनल हम हाइड्रोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। चैनल किस लिए होता है? वाटर फ्लो के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ से आपको ये नाम याद हो जाएगा आसानी से। कोपिंग ब्रिक्स मैंने आपको बताया जो आपके
वॉल है, वॉल के ऊपर लगती है सबसे, ताकि हमारी एक एस्थेटिकली अच्छी लगे वॉल और दिखने में भी, और जो हमारी वॉल है वो अच्छे से प्रोटेक्ट भी हो सके, उसके एजेस भी कर्व्ड ना रहे, मतलब स्ट्रेट ना रहे, कर्व्ड एजेस हो जाए उसके, इसलिए हम यूज़ करते हैं कोपिंग ब्रिक्स। मेड टू सूट द थिकनेस ऑफ वॉल एंड आर ऑफ मेनली 3 फॉर्म्स, दैट इज कैम्फर्ड, हाफ राउंडेड एंड सैडल बैक। ये मैंने आपको बता दी क्या क्या शेप है। हाफ राउंडेड मैंने आपको बता दी ऐसी होती है शेप, कैम्फर्ड आपकी ये वाली है शेप, और सैडल बैक आपकी मैंने आपको नीचे बताई दी थी कि ट्रायंगुलर वाली जो शेप होती है उसको सैडल बैक बोलते हैं। देखिए ये है कोपिंग वाली ब्रिक्स। कोपिंग ब्रिक्स जिनको बोलते हैं हाफ राउंड टाइप, उसमें थी ना 3 टाइप, सैडल बैक, हाफ राउंड, ऐसे, तो उसमें ये हाफ राउंड वाली है। हाफ राउंड वाली क्यों है, क्योंकि ताकि बस इसमें हम इसको वॉल्स के सबसे ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारी वॉल है वो देखने में भी अच्छी लगे और एक अच्छे से एंड हो सके वॉल का। बस ऐसी ब्रिक्स को ऐसे यूज़ किया हुआ है, ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे वॉल पे यूज़ करते हैं ऐसी ब्रिक्स को। जितनी ब्रिक्स हैं ऊपर ये सारी इस शेप में जो भी है, ये फुल हमारी ब्रिक हो गई। इसको इसलिए इनको हाफ राउंड बोलते हैं क्योंकि इनकी शेप ऐसी हेमिस्फेरिकल है ना, हेमिस्फेरिकल या फिर सेमी सर्कुलर शेप है इनकी, इसलिए इनको हाफ राउंड बोलते हैं। ये हो गया हाफ राउंड। बस ये हो गई कोपिंग ब्रिक्स की हमारी हाफ राउंड टाइप। और एक दूसरी टाइप मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हो गई हमारी सैडल बैक टाइप, क्योंकि इसकी ट्रायंगुलर नहीं, इसकी शेप वैसी है हमारी। देखिए ये ऐसी शेप है, ये वाली शेप है इनकी, तो ये हमारी होगी सैडल बैक टाइप। तो आपको बस ये शेप याद रखनी है, बाकी इनका भी काम देखिए सबसे ऊपर ही आ रहा है। इनको हमारे जो हमने वॉल है उसको एंड करने के लिए यूज़ किया है। काउनोज ब्रिक को हम ऐसे जो हमारी थी लेंथ वाइज, जो हमारी वॉल थी उसको एंड करने के लिए यूज़ कर रहे थे हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली जो हमारी ब्रिक वॉल है उसको एंड करने के लिए हम ये कोपिंग ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, आपको ये याद हो जाएगा अगर आप थोड़ा समझ के देखेंगे तो, कि हम ब्रिक वॉल को बस एंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इन सब का। काउनोज हो गई, बुलनोज हो गई, ये कोपिंग ब्रिक्स हो गई, ताकि हमारी जो वॉल है वो दिखने में कुछ अच्छी लगे। नेक्स्ट है हमारा कर्व्ड सेक्टर ब्रिक्स। आर कर्व्ड ब्रिक्स लेंथवाइज फॉर द यूसेज यूज इन सर्कुलर ब्रिक मैसनरी, पिलर, ब्रिक, चिमनी एक्सेट्रा। ये मैंने आपको बताई थी कर्व्ड ब्रिक्स होती हैं। ये कर्व जो भी हमारी सर्कुलर टाइप की चीज़ें होंगी, जैसे सर्कुलर हमारी वॉल बननी है कोई, ऐसे हमारी सर्कुलर वॉल बननी है जिसके अंदर ब्रिक्स लगनी है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसमें हम कर्व ब्रिक को यूज़ करेंगे। तो ये कर्व सेक्टर ब्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कर्व मतलब जो भी सर्कुलर टाइप की हमारे पाथ या सर्कुलर कुछ भी चीज़ बननी है, हमारी स्ट्रक्चर बनना है, उसके लिए यूज़ होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कर्व सेक्टर ब्रिक में पॉइंट देखते हैं, शुड नॉट एक्सीड 50% वाटर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है जो ये ब्रिक होनी चाहिए इसका मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 15% का है। जो कर्व सेक्टर ब्रिक है उसमें हमने पॉइंट देखा कि इट शुड हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आपको याद रखना है। ऑफ ग्रॉस एरिया फ्रॉग या परफोरेशन भर के, इसका मतलब ये है कि जो ये 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो हमें दी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये पूरी ब्रिक में मिला के बोला हुआ उन्होंने। मान लो ये कोई ब्रिक है, उसके अंदर ये परफोरेशंस हैं या जो गड्ढे होते हैं वो है इसके अंदर, तो इसके अंदर जब सीमेंट पूरा भरा होगा, जब इसके ऊपर हम सीमेंट लगाएंगे वो पूरा भर देंगे इसके ऊपर ऐसे, तो उसके बाद जो एरिया आएगा बेसिकली ये पूरा जो एरिया आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस एरिया। इसमें जो फ्रॉग है वो भी भरा होना चाहिए, या फिर फ्रॉग या परफोरेशन। नॉर्मल ब्रिक के अंदर फ्रॉग होता है यहाँ पे, और वैसे जो परफोरेटेड ब्रिक होगी उसके अंदर परफोरेशंस होंगे, मतलब गड्ढे होंगे। जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप ये देखिए, ये जो परफोरेटेड ब्रिक है इसके अंदर जो ये गड्ढे हैं ये भरे होने चाहिए सीमेंट से। फिर जो एक ग्रॉस एरिया आएगा ये वाला, ये हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर इसके अंदर जब सीमेंट भरा होगा इस वाली ब्रिक में, इनके अंदर होलो ब्रिक में, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस एरिया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कर्व सेक्टर ब्रिक के अंदर। बस कर्व सेक्टर ब्रिक इतना ही था, खत्म। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कर्व ब्रिक्स जिसमें आपको दिख रहा होगा कर्व ब्रिक कौन सी है, सारी नहीं है कर्व ब्रिक्स इसमें,
इसमें कर्व ब्रिक्स सिर्फ ये वाली जो आपको दिख रही होंगी, ये जो कर्व बनी हुई है, ताकि इनको कॉर्नर पे यूज़ हुआ है, ताकि हम जो वॉल है उसको 90 डिग्री ऐसे मोड़ सकें। ये तो है नहीं ऐसे मोड़ देंगे, थोड़ी हमें देखने में अच्छी लगे वॉल, इसलिए हमने इन ब्रिक्स को बीच में यूज़ किया हुआ है। ये वाली इसमें कर्व्ड है, ये वाली कर्व्ड है, ये दोनों कर्व्ड हैं, इसमें ये कर्व्ड है, क्योंकि ये ऐसे कुछ मुड़ी हुई है। ये हमारी कर्व्ड ब्रिक कौन सी होती है? ये तो होती है जो हमारी ऐसे कुछ ऐसी शेप में हो, ये होती है हमारी कर्व्ड ब्रिक्स। तो जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें डायग्राम में, ये हमारी कर्व्ड ब्रिक्स आई हैं बीच की, ताकि जो हमारी वॉल है वो किसी एंगल पे मुड़ सके। रखनी चीज़ें होलो ब्रिक, अगली है होलो ब्रिक, ऑल्सो नोन एज सेलुलर या कैविटी ब्रिक्स। कैविटी का मतलब गड्ढा होता है, तो इससे भी आपको समझ आ जाएगा। कैविटी का मतलब गड्ढा या फिर इंडेंटेशन बोलते हैं जिसको, जैसे हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, तो उसी से आप समझ सकते हैं। होलो ब्रिक्स बोलते हैं इसको। होलो का मतलब यही होता है कि कुछ कमी हो या फिर कुछ गैप हो किसी चीज़ में। तो अबाउट 1/3 ऑफ नॉर्मल ब्रिक वेट, इसका नॉर्मल ब्रिक, जैसे नॉर्मल ब्रिक 3 kg की होती है, जैसे नॉर्मल ब्रिक 3 kg की होती है, तो इसका 1/3 होता है वेट। इसका मतलब इसका 1 किलो के आसपास होगा वेट, 1 kg के आसपास होगा इसका वेट, क्योंकि नॉर्मल 3 होती है। सो फॉर फास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक पार्टीशन जो जल्दी हम पार्टीशन कर सकें, मतलब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए इतना यूज़ नहीं होगी, ये पार्टीशन के लिए यूज़ होगी। जो हम पार्टीशन वॉल्स बनाते हैं उसमें ये यूज़ होगी ज़्यादा। रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ हीट, साउंड एंड डैम्पनेस, जैसे कि देखते हैं ये मतलब हीट, साउंड और वो नमी को रोकेगी दूसरी साइड जाने से या फिर उसको ट्रैवल करने से। ये कैसे करेगी? क्योंकि इसके बीच में गैप है, इस ब्रिक के बीच में गैप है जो वो एक तरह से ये ट्रांसमिशन में रोक रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर गैप होता है तो हीट या साउंड या फिर डैम्पनेस को जाने में कुछ कमी महसूस होगी। एक तरह से बैरियर काम करेंगे, ये जो इसमें होलो गैप्स हैं ये इन चीज़ों के लिए बैरियर काम करेंगे और हीट, साउंड और डैम्पनेस को ट्रांसमिशन होने से रोकेंगे, मतलब उसको जाने से, दूसरी साइड जाने से रोकेंगे। जब हम देखते हैं कि जो हम कार्डबोर्ड या फिर ऐसी चीज़ें बीच में यूज़ करते हैं, जो होल में यूज़ करते हैं, वो इसीलिए होते हैं, वो हमारी बेसिकली साउंड रेजिस्टेंस के लिए होते हैं। ये है दोस्तों होलो ब्रिक हमारी, जिसमें बीच में 2 स्पेस छोड़े हुए हैं ताकि इसमें सीमेंट या जो भी हमारा बेंडिंग मटेरियल है उसको हम फिल कर सकें और जो हमारा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट है हमारा पेविंग ब्रिक्स, हैव हाई आयरन परसेंटेज सो बेटर रेजिस्ट एब्रेशन एक्शन। पेविंग ब्रिक्स है, इसका मतलब पेमेंट में यूज़ होंगी। पेविंग ब्रिक्स से नाम से तो चल रहा है पेमेंट क्या होती हैं? जो इसमें पेमेंट्स होंगी जैसे कि गार्डन वॉक्स, स्ट्रीट पेमेंट्स, स्टेबल फ्लोर्स एक्सेट्रा। कैन बी प्लेन और चेकर्ड, मेक द फ्लोर लेस स्लिपरी। ये तो प्लेन हो सकती है। चेकर्ड का मतलब है किसी भी चेक वाले उसमें डिज़ाइन में, जैसे कि ये ब्रिक है हमारी, तो ये ऐसे 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 किसी भी चेक डिज़ाइन में भी हो सकती है ताकि ग्रिप बनी रहे। ग्रिप के लिए होते हैं ये ज़्यादातर, या फिर प्लेन भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। तो जैसे हम पार्कों में देखते हैं ना, एक ऐसे शेप की होती हैं, कुछ ऐसी शेप की लगी होती हैं पार्कों में, ऐसे से ही बना होता है। फिर इसको आगे और ऐसे कर लो, ऐसे लगी होती हैं वो आपस में ब्रिक। तो ये वाली वही है, ये पेविंग ब्रिक्स ही हैं। ये हैव हाई आयरन परसेंटेज सो बेटर रेजिस्ट एब्रेसिव एक्शन। आयरन परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है ताकि एब्रेशन को रोक सके। एब्रेशन का मतलब यही है कि वो ताकि उसका वियर टियर कम हो, क्योंकि इस पे लोगों को चलना है और मतलब इस पे बहुत काम हो रहे हैं, तो इसलिए। परफोरेटेड ब्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक पैनल्स फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर्स एंड मल्टी स्टोरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स। ये परफोरेटेड ब्रिक्स इस काम के लिए यूज़ होती हैं, ब्रिक पैनल्स बनाने के लिए जो कि लाइट वेट हो, या मल्टी स्टोरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए। बेसिकली लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती हैं ये याद रखना आपको परफोरेटेड ब्रिक्स से। कोई क्वेश्चन आएगा तो यही ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करना है परफोरेटेड ब्रिक्स को। या फिर पूछा हो लाइट वेट स्ट्रक्चर कौन सी ब्रिक्स से बनते हैं, तो परफोरेटेड ब्रिक याद होना चाहिए। ये हमारी परफोरेटेड ब्रिक्स जो कि डिफरेंट शेप्स में, मतलब परफोरेशंस जो होंगी इसकी, मतलब जो ये होल्स होंगे इसमें, जो ये होल्स हैं ये डिफरेंट शेप में हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं। हमें बस बेसिकली बीच में जो है वो गैप छोड़ना है। और ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परफोरेटेड ब्रिक्स में
और इसमें होलो ब्रिक्स में, क्योंकि दोनों में कैविटी होती है, उसमें बड़ी कैविटी होती है, इसमें छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं। तो अगर आपसे पूछा हो कि हीट और साउंड और इनको रोकने के लिए कौन सी होती है, डैम्पनेस के ट्रांसमिशन को रिड्यूस जो करती है, तो आएगा आपका होलो ब्रिक्स। लाइट वेट स्ट्रक्चर, अगर लाइट वेट स्ट्रक्चर की बात करें तो आएगा परफोरेटेड ब्रिक्स। ये आपको याद रखना है। बाकी और परफोरेटेड ब्रिक्स का अगर आप एक फंक्शन आप याद कर लेंगे लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए, तो बाकी जो भी आएगा वो होलो ब्रिक में आएगा, बस आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैंट ब्रिक्स फॉर डोर्स एंड विंडो जैम्स। जैम्स मतलब होता है चौखट। तो हमारी कैंट ब्रिक्स वो यूज़ होती हैं फॉर डोर्स एंड विंडो जैम्स, चौखट के लिए, मतलब जो मतलब हमारे एक तरह से वॉल का एंड होगा, जैसे कि हमारी यहाँ पे वॉल एंड हो गई और यहाँ पे हमारा डोर लगना है, यहाँ पे हमारा डोर लगना है ऐसे कुछ। ये हमारा डोर लगना है यहाँ पे और यहाँ पे हमारी वॉल एंड हो गई है। एक मिनट ये बनाता हूँ। ये यहाँ तक हमारी वॉल है। तो जो इस दरवाजे के साथ साथ जो यहाँ पे जो ये बीच में यहाँ पे लगेगी, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल बनेगी, उसको बोलते हैं कैंट। उसमें जो ब्रिक्स यूज़ होंगी वो कैंट ब्रिक्स होंगी, जो यहाँ पे कोने में बिल्कुल जब लास्ट एंड आ जाएगा दरवाजे के पास, चौखट के पास, जो यहाँ पे ब्रिक्स लगेंगी वो होगी कैंट ब्रिक्स। उनकी थोड़ी शेप मैं आपको दिखा दूंगा अभी आगे कैसी होती है। ये है कैंट ब्रिक्स, जिसमें सिंगल कैंट और डबल कैंट। डबल कैंट में दोनों साइड से हटा हुआ है जो पोर्शन है ब्रिक का, और सिंगल कैंट में सिर्फ एक हटा हुआ है और डबल में दो, बस इतना फ़र्क होता है। तो फिर हमारे नेक्स्ट आता है ऑटो क्लेयर्ड ब्रिक्स। ऑटो क्लेयर्ड ब्रिक्स में आपको याद रखना है कि जब एमसीक्यू में या कहीं पे भी ऐसे आएगी परफेक्ट ब्रिक कौन सी होती है, परफेक्ट ब्रिक, तो आपको अगर ऑप्शन में ऑटो क्लेयर्ड दिख रहा है कहीं पे, तो आपको ये टिक करना है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो अगला देखते हैं फायर क्ले ब्रिक्स। फायर क्ले ब्रिक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा अगर जहाँ पे हमारा हीट को हमें रजिस्ट करना है, जैसे कि किल्स में या फिर क्लैम्स में, जो किल जो हमारी बनेगी, जिसमें चिमनी हमारी बनेगी, वो हमारी इसी ब्रिक्स से बनेगी ताकि उसको हीट को वो रजिस्ट कर पाए। तो ये उसमें यूज़ होती है, जैसे कि इसमें लिखा है यूज़ फॉर फर्नेस किल्स फॉर टेम्परेचर अबव 1700 डिग्री सेल्सियस रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी का मतलब कहीं पे भी रिफ्रैक्टरी वर्ड है आपका पूरी भी सिविल में, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो हीट से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है वो। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सिलिकॉन 70 to 75%, एल्यूमिनियम 25 to 30%, अदर्स आयरन मैग्नीशिया लाइम लेस देन 5%। कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात तो याद रखनी है। और एक बात याद रखनी है, इसको हम एल्यूमिना ब्रिक बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हाई एल्यूमिना ब्रिक। पर एल्यूमिना की परसेंटेज हाई नहीं होती है, एल्यूमिना की परसेंटेज 25 to 30% ही है इसमें। कभी आप सोचो कि हाई एल्यूमिना ब्रिक है तो एल्यूमिना की परसेंटेज ज़्यादा होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें परसेंटेज बल्कि सिलिका की ज़्यादा है। नॉर्मल परसेंटेज अब हमने देखी थी 50 to 60% थी, पर यहाँ पे 70 to 75% है, ये आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं, या फिर आज के लेक्चर को यहीं तक ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना,